समय तक ये विकसित नहीं हुए थे। आगे हमें ये भी जानने को मिलता है कि ये शाकाहारी है और इस वजह के कारण इनके पास खाने और बाकी संसाधनों की कमी भी है, और साथ ही समय समय पर दूसरे मांसाहारी जीव इन पर हमला करते रहते हैं, जिस कारण इन्हें अपना गुजर बसर करने में काफी दिक्कतें आ रही है। जिसके बाद हम इन एप्स के दो झुंड को आपस में एक जगह पर अपना कब्जा करने के लिए लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उस जगह पर पानी भी मौजूद था, और फिर दूसरा झुंड पहले झुंड को उस जगह से खदेड़ देता है। जिसके बाद पहला झुंड इधर उधर भटकने के बाद एक अनजान जगह पर शरण लेता है, और फिर ये सब वहीं रात बिताते हैं। अब अगली सुबह वो उठकर देखते तो उन्हें अपने सामने एक काले रंग की और आयताकार दीवार जैसी रहस्यमय चीज दिखाई देती है, जो कि 90 डिग्री पर सीधा खड़ी हुई थी, जिसे इस मूवी में मोनोलिथ कहा गया है। और अब इस मोनोलिथ को देखकर सभी पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो सभी उस मोनोलिथ को छूते हैं तो धीरे धीरे वो सब उसके चारों तरफ कुछ इस तरह बैठ जाते हैं, मानो जैसे कि वो उसकी पूजा कर रहे हो। फिर कुछ देर बाद हम उनमें से एक एप को कुछ हड्डियों के साथ खेलते हुए देखते हैं, पर तभी अचानक से वो एप उस मोनोलिथ के बारे में सोचता है और ना जाने उसे क्या हो जाता है, और अब वो उस हड्डी का इस्तेमाल किसी हथियार की तरह करने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये मोनोलिथ जो कुछ भी है उसकी वजह से ये एप अब खुद को विकसित कर रहे हैं, और ये इनके विकसित होने की तरफ इनका पहला कदम है। इसलिए अब ये सब एप्स उन्हीं हड्डियों के इस्तेमाल से जानवरों का शिकार करना शुरू कर देते हैं, जिनको वो खाकर अपना पेट भरते हैं। मतलब कि अब वो पहले की तरह सिर्फ शाकाहारी नहीं रहे, बल्कि अब वो सब कुछ खाने लगते हैं, जिससे होता ये है कि इनके बीच जो खाने की समस्या थी वो खत्म हो जाती है। जिसके बाद ये सब वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से इन्हें दूसरे झुंड ने भगाया था, और फिर उसी हड्डी को हथियार की तरह इस्तेमाल करके वो उस दूसरे झुंड के मुखिया को मार डालते हैं, जिससे इनका फिर से उस जगह पर कब्जा हो जाता है। मतलब कि मोनोलिथ के प्रकट होते ही इन एप्स के पास अब सब कुछ आ गया था, यानी कि ये चीज किसी न किसी तरह से इंसानों को विकसित करने के लिए धरती पर भेजी गई है, लेकिन असल में ये क्या है और किसने भेजी है इसका हमें कोई जवाब नहीं मिलता। अब इसके बाद ये सभी एप्स अपनी जीत की खुशी मनाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ एक एप्स उस हड्डी को हवा में उछालता है, जो कि नीचे आते हुए एक स्पेसशिप में बदल जाती है। मतलब कि अब हमें लाखों साल बाद यानी कि 2001 का समय दिखाया जाता है, और अब हम देख पाते हैं कि एप्स कैसे विकसित होकर इंसान में बदल गया है, और उसने अब इतना विकास कर लिया है कि वो सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वो अंतरिक्ष में भी अपने पांव पसार चुका है। अब यहाँ हम ये भी देखते हैं कि इंसान ने अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बना लिया है, जहाँ से वो बड़े ही आराम से चांद पर आता जाता रहता है। जिसके बाद अब हम इस स्पेस स्टेशन में फ्लॉयड नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जिन्हें किसी मिशन के लिए चांद पर जाना है, लेकिन अभी उनकी फ्लाइट में समय है, इसलिए वो वहाँ कुछ रशियन साइंटिस्ट के साथ बात करके समय बिताने का फैसला करते हैं। जिस दौरान रशियन साइंटिस्ट फ्लॉयड से पूछते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि अमेरिका के चांद वाले बेस पर किसी तरह की महामारी फैली हुई है, तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है। अब यहाँ पर फ्लॉयड कहते हैं कि उनकी हायर अथॉरिटी ने उन्हें इस बारे में कुछ भी बोलने से साफ मना किया है, और फ्लॉयड भी इस तरह से अपनी बात कहते हैं जिससे उन रशियन साइंटिस्ट को इस अफवाह में सच्चाई नजर आने लगती है। जिससे होता यह है कि अमेरिका के असली स्पेस मिशन के बारे में दुनिया को कोई अंदाजा नहीं हो पाएगा, और इसीलिए यह खबर सब जगह फैलाई गई है। अब इसके बाद फ्लॉयड स्पेस स्टेशन से चांद पर अमेरिकी बेस पर पहुंचते हैं, जहां वो सबसे इस मिशन के बारे में बात करते हैं, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अमेरिका को चांद पर एक अजीब आकृति मिली है, जिसे उन्होंने TMA-1 यानी कि टेक्नोमैग्नेटिक एनोमली 1 का नाम दिया है, और किसी को भी इस खोज के बारे में पता ना चले इसलिए अमेरिकी बेस पर महामारी वाली बात फैलाई गई है, जिसके लिए फ्लॉयड वहाँ मौजूद सभी लोगों को सख्त हिदायत देते हैं कि इस बात के बारे में वो किसी से भी कोई बात ना करे। अब आगे फ्लॉयड ये भी कहते हैं कि ये TMA-1 उनके हिसाब से चांद पर करीब 40 लाख साल पहले ही रखा गया था, और वो सब इसी चीज को पता करना चाह रहे हैं कि इसे कब चांद पर किसने और क्यों रखा। इसलिए फ्लॉयड एस्ट्रोनॉट के साथ TMA-1 की जांच करने के लिए जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि TMA-1 कुछ और नहीं बल्कि वही मोनोलिथ है जो हमने मूवी की शुरुआत में उन्हीं एप्स के पास देखा था। अब वहाँ पर वो सभी उस मोनोलिथ को छू कर देखते हैं, जिसके बाद जब वो सब उस मोनोलिथ के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने जा ही रहे होते हैं कि तभी सूरज की रोशनी मोनोलिथ पर पड़ती है, और फिर उस मोनोलिथ से एक बहुत ही तीखी और तेज आवाज निकलती है,
जिसका सिग्नल जुपिटर ग्रह की तरफ जा रहा था, जिससे होता ये कि वहाँ मौजूद फ्लॉयड और बाकी सब लोगों की इसके बारे में और भी ज्यादा जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। इसलिए अब वो सभी भविष्य में उस सिग्नल के पीछे जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान चांद तक तो जा सकता था, लेकिन उसके लिए अंतरिक्ष में कहीं भी सफर करना मुमकिन नहीं था। मतलब कि उन्हें उन एप मैन की तरह और भी उन्नति करनी पड़ेगी, जो उन्नति वो करते भी हैं। और अब हमें दूसरे मोनोलिथ के मिलने के 18 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम डिस्कवरी नाम की यान को देखते हैं, जो कि जुपिटर की ग्रह की तरफ उसी सिग्नल की ओर बढ़ रहा था जो कि उस मोनोलिथ से निकला था, और इसीलिए इस मिशन का नाम भी मिशन जुपिटर है। जहां फिर हम डिस्कवरी यान में डेव और फ्रैंक को देखते हैं, जिन दोनों के अलावा इस शिप के बाकी के क्रू मेंबर्स एक तरह के डीप स्लीप में थे, ताकि वो कम से कम साधनों में इस मिशन को पूरा कर सके। और साथ ही शिप में हम हेल 9000 नाम का एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को देखते हैं, जिसे इस पूरे शिप को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब इसके बाद हम डेव और फ्रैंक को बीबीसी के लिए इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जहां वो हेल 9000 के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसमें इंसानों की तरह फीलिंग्स तो है, लेकिन वो कितनी असली इसका उन्हें पता नहीं। दरअसल हेल 9000 के लिए फीलिंग्स काफी नई चीज होती है, इसलिए वो इंसानों की तरह उन्हें छिपाना नहीं जानता था। जैसा कि हम अपनी खुशी, गुस्सा या ऐसे अलग अलग भावनाओं को अंदर ही रखते हैं, या उन्हें कब सामने लाना है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो हेल 9000 नहीं कर सकता। बल्कि उसकी बातों से हमें पता चलता है कि अभी वो क्या सोच रहा है। जिसके बाद आगे के सफर के दौरान हेल 9000 डेव और फ्रैंक को बताता है कि बाहर की स्पेसशिप यूनिट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसे वक्त रहते सही करना होगा, क्योंकि अगर उसे अगले 72 घंटों में ठीक नहीं किया गया तो वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा, जिससे ये पूरा शिप भी प्रभावित होगा। दरअसल यहाँ पर हेल 9000 से गलती हो गई थी, जिससे उसने उस यूनिट में गड़बड़ी बता दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि हेल के कहने पर डेव और फ्रैंक उस यूनिट पर जाकर उसकी जांच करते हैं, और अब उन्हें पता चलता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो बात वो दोनों हेल को बताते हैं और उससे कहते हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक है, बल्कि गलती तुम्हारी तरफ से आई है, जिस बात पर हेल को गुस्सा आता है। इसलिए अब वो कहता है कि गलती सिर्फ इंसानों से होती है, मशीन से नहीं। जिसकी इस बात से डेव और फ्रैंक समझ जाते हैं कि ये अब ठीक से काम नहीं कर रहा है, और फिर वो उसके हायर ब्रेन फंक्शन को डीएक्टिवेट करने का प्लान बनाते हैं, जिस बात को हेल उनके बातें करने के दौरान उनके होठों को पढ़कर समझ जाता है। दरअसल हेल के लिए उसका सिस्टम डीएक्टिवेट होने का मतलब उसकी मौत है, इसलिए अब वो खुद को बचाने के लिए सबसे पहले फ्रैंक की ऑक्सीजन ट्यूब को उससे अलग करके उसे मार देता है, जिसके शरीर को हम अंतरिक्ष में फिर तैरते हुए देखते हैं। और फिर साथ ही वो सभी डीप स्लीप में सो रहे बाकी के क्रू मेंबर्स के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे फिर वो सभी भी मारे जाते हैं। अब ये सब देखकर डेव बाहर जाकर फ्रैंक की लाश को अंदर लाने की सोचता है, लेकिन जब वो उसे वापस ला रहा होता है तब हेल उसे शिप में प्रवेश करने नहीं देता। जिसके बाद फिर डेव एक प्लान बनाता है, जिसके अनुसार वो सबसे पहले फ्रैंक की लाश को वहीं छोड़कर किसी तरह से शिप की इमरजेंसी चेंबर में घुसने की कोशिश करता है, जिसके अंदर वो बड़ी मुश्किल से प्रवेश कर पाता है। और फिर वो वहाँ से मेमोरी चेंबर में जाकर हेल के हायर ब्रेन फंक्शंस को डीएक्टिवेट करना शुरू करता है, जिस दौरान हेल डेव से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन इससे डेव को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब वो सारे ब्रेन फंक्शंस को बंद करता जाता है। जिस दौरान उसे फ्लॉयड का एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है, जिसमें फ्लॉयड बताते हैं कि इस मिशन का असली मकसद अंतरिक्ष में एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म की खोज करना है, जिसके सबूत उन्हें 18 महीने पहले मिले थे। और ये जो भी है, चाहे एलियंस, दूसरे डायमेंशंस की जीव या भगवान, वो मानव जाति को उन्नत करने में लाखों साल पहले से उसकी मदद कर रहे हैं, इसलिए हम उन तक किसी तरह से पहुंचना चाहते हैं। जिस बात को जानकर डेव आखिरी सिस्टम को बंद करके हेल को पूरी तरह डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो अकेले ही जुपिटर की दिशा में आगे बढ़ता है, जहां जुपिटर ग्रह के पास पहुंचने पर उसे अंतरिक्ष में एक मोनोलिथ दिखाई देता है, जो कि इस मूवी में दिखाई देने वाला तीसरा मोनोलिथ है। और अब उस मोनोलिथ को देखकर डेव एस्केप पॉड के जरिए शिप से निकलकर उस मोनोलिथ के करीब जाता है, जिसके पास जाते ही डेव एस्केप पॉड के जरिए एक अनजान सफर में खींचता हुआ चला जाता है, जिसे हम हायर डायमेंशन में पहुंचने का रास्ता भी समझ सकते हैं। जहां फिर हम देखते हैं कि डेव बहुत ही तेजी से स्पेस और टाइम को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसके आखिर में उसे कई अजीब चीजें दिखाई देते हैं,
डेव को ऐसा लगता है कि मानो कि जैसे वो किसी ब्लैक होल की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आकर अचानक से वो रुक जाता है और जब वो अपने एस्केप पॉड से बाहर निकलता है तो वो खुद को एक अजीब से कमरे में पाता है। अब आगे डेव अचानक से जवान से बूढ़ा होते हुए दिखाई देता है, जिसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अब डेव एक हायर बीइंग में बदल रहा है, जैसा कि एप मैन बदलकर इंसान में विकसित हुए थे। और ये जगह किसी हायर डायमेंशन की तरह थी। जिन सारी बातों को मूवी के बाद समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मूवी में इन सारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। हालांकि अब हम डेव को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो बस मरने ही वाला है, पर तभी उसे अपने सामने एक चौथा मोनोलिथ दिखाई देता है, जिसे डेव छूने की कोशिश करता है लेकिन छू नहीं पाता। पर तभी वो मोनोलिथ अचानक से डेव की तरफ बढ़ने लगता है और फिर हम डेव को एक हायर बीइंग या स्टार चाइल्ड में बदलते हुए देखते हैं, जो कि अंतरिक्ष में बड़े ही आराम से घूमते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। और जब वो पृथ्वी को देख ही रहा होता है कि तभी ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन इस मूवी के खत्म होने के बाद भी हमारे अंदर इसकी कहानी को लेकर कई सवाल उठते हैं, जैसा कि सबसे जरूरी सवाल कि इन मोनोलिथ को आखिर किसने और क्यों रखा। तो इसका जवाब जहाँ तक मुझे समझ आया, हम ये कह सकते हैं कि इन मोनोलिथ को रखने में किसी हायर डायमेंशन बीइंग का ही हाथ है, जिसे हम एलियंस या भगवान भी समझ सकते हैं। लेकिन इतना तो मूवी में साफ हो जाता है कि इस मोनोलिथ के जरिए वो हायर डायमेंशन बीइंग मानव जाति की उन्नति करवाना चाहते थे, क्योंकि जब जब मूवी में मोनोलिथ दिखाई दिया था तब तब इंसान ने प्रगति की है। जैसा कि जब लाखों साल पहले एप मैन को पहला मोनोलिथ मिला, तब उनके दिमाग का विकसित हुआ और फिर वो उसके बाद अपने आसपास की चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे और फिर वो आखिर में इंसान में बदल गए, जिसके बाद हमने देखा कि इंसान पृथ्वी पर काफी तरक्की कर गया। लेकिन अंतरिक्ष में वो अब भी नौसिखिया ही है, जहाँ उसे चलने फिरने से लेकर खाने पीने तक में दिक्कत होती है। जिसके बाद फिर उन्हें चांद वाला दूसरा मोनोलिथ मिला, जिसके बाद इंसानों ने सिर्फ 18 महीनों में इतनी प्रगति कर ली कि अब वो अंतरिक्ष में आराम से कहीं भी जा सकते थे। जैसे पहले वो सिर्फ चांद तक ही पहुंच सकते थे, लेकिन अब वो जुपिटर ग्रह की तरफ जा रहे थे, जिन दोनों सफर को तय करने में बहुत फर्क है। और साथ ही उन्होंने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर भी बना लिया जो कि पूरे यान को कंट्रोल कर रहा था और उसके पास सोचने समझने की शक्ति भी थी। हालांकि डेव को उसे डीएक्टिवेट करना पड़ा, लेकिन इससे हम ये समझ पाते कि मशीन्स कितनी भी विकसित क्यों ना हो जाए, वो इंसानों के लाखों साल की इवोल्यूशन की बराबरी नहीं कर सकती। और इसके बाद जब डेव को अंतरिक्ष में तीसरा मोनोलिथ मिला, तब वो उसके संपर्क में आते ही स्पेस और टाइम के परे एक हायर डायमेंशन में पहुंच गया, जहाँ पर वो खुद को बूढ़ा होते हुए देखता है, जो कि इंसान से एक हायर बीइंग्स बनने की तरफ उसका पहला कदम था। जिसके बाद जब डेव मरने ही वाला होता है कि तभी उसे चौथा मोनोलिथ दिखाई देता है, जो कि उसे हायर बीइंग में बदल देता है। और फिर हर मोनोलिथ की तरह ये मोनोलिथ भी इंसान को एक अलग बीइंग में परवरित कर देता है, जैसा कि लाखों साल में एप इंसानों में इवॉल्व हुए थे। मतलब कि जिस हायर बीइंग ने ये मोनोलिथ रखा, वो चाहते कि हम भी उन्हीं की तरह हायर डायमेंशन की तरफ बढ़कर प्रगति करें। वहीं मेरे हिसाब से ये हायर बीइंग में बदलना कुछ और नहीं बल्कि एनलाइटमेंट को पाना है, क्योंकि एनलाइटमेंट के जरिए कोई भी आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद हो सकती है। और इसी तरह एक एक करके सारे इंसान इस एनलाइटमेंट तक पहुंचकर खुद को एक हायर बीइंग में बदल सकते हैं, जो कि जीवन का असली लक्ष्य है। लेकिन आप इसका अपने तरीके से कुछ और मतलब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी साफ से नहीं बताया गया है। डायरेक्टर ने जानबूझकर इस मूवी को ऐसा बनाया ताकि लोग इसे अपने खुद के नजरिए से समझ सके। इसलिए अगर आपको कुछ और थियरी सूझी हो तो मुझे कमेंट में जरूर